हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 6 रेस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म रेस्पायर कैसे करते हैं, यानी सांस कैसे लेते हैं। चले पढ़ते हैं इस चैप्टर को। हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 6 रेस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म किस तरह से सांस लेते हैं। ऑर्गेनिज्म मतलब जीवित चीज़ें किस तरह से सांस लेते हैं, हम इंसान किस तरह से सांस लेते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। वन डे बूजो वॉज eagerly वेटिंग टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स हु वर कमिंग टू द टाउन आफ्टर ए ईयर। एक दिन बूजो बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था अपने दादा के आने का, जो कि गाँव से आ रहे थे। He was in real hurry and he wanted to receive them at the bus stop। वो बहुत जल्दी में था और उन्हें बस स्टॉप पर रिसीव करना चाहता था। He ran fast and reached the bus stop in few minutes। वो बहुत ज़्यादा तेज़ भागा और कुछ मिनटों में ही वो बस स्टॉप पर पहुंच गया। He was breathing rapidly। वो बहुत तेज़ सांसें ले रहा था। जब हम दौड़ते हैं तो हम बहुत ज़्यादा तेज़ सांसें लेते हैं। His grandmother asked him why he was breathing so fast। उसकी दादी ने उससे पूछा वो इतना तेज़ सांस क्यों ले रहा है। बूजो told her that he came running all the way। बूजो ने बताया कि वह बहुत तेज़ भागकर आया है। But the question got stuck in his mind। How wondered why running makes a person breathe faster। पर उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि भागने से इंसान की ब्रीथिंग इतनी तेज़ क्यों हो जाती है, इंसान की सांसें इतनी तेज़ क्यों चलने लगती हैं। द आंसर टू बूजोस क्वेश्चन लाइज इन द अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ। और बूजो के इस सवाल का जवाब इस सवाल में था कि हम सांस क्यों लेते हैं। ये जब हमें पता होगा कि हम सांस क्यों लेते हैं, जब भी तो हमें पता चलेगा कि हम भागने पर सांस तेज़ क्यों लेते हैं और रुकने पर सांस तेज़ क्यों नहीं लेते हैं। ब्रीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पायरेशन। ब्रीथिंग काय का पार्ट है, सांस लेना काय का पार्ट है रेस्पायरेशन का। रेस्पायरेशन मतलब सांस लेना। अंदर क्या लेते हैं, बाहर क्या निकालते हैं, सांस अंदर जाकर क्या करती है, क्या क्या काम होता है, उसका ही पार्ट है ब्रीथिंग, यानी सांस लेना और निकालना। लेट अस लर्न अबाउट रेस्पायरेशन। चलें फिर रेस्पायरेशन के बारे में पढ़ते हैं। इन चैप्टर 2 सबसे पहले हम देखते हैं वाई डू वी रेस्पायर। हम सांस लेते क्यों हैं, ज़रूरत क्या है सांस लेने की, देखते हैं क्यों है ज़रूरत। इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड। हमें पता है, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि हर एक ऑर्गेनिज्म किस चीज़ का बना हुआ होता है, एक बहुत छोटी सी यूनिट का, जिसको कहते हैं सेल्स। क्या, हर एक इंसान छोटी बहुत सारी सेल्स मिलकर उनसे बना होता है। अ सेल इज़ अ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारा घर होता है, घर छोटी किन चीज़ों से मिलकर बनता है, ईंटों से। एक ईंट, दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, ऐसे बहुत सारी ईंटें लग कर पूरा एक घर रेडी होता है। ऐसे इंसान की बॉडी भी किस चीज़ से बनती है, सेल से। बहुत सारी सेल्स मिलकर हमारी पूरी बॉडी को बनाती हैं। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सेल हमारा, यानी सेल में ही सब काम होता है, सेल से ही हम बने हुए हैं, सब कुछ क्या है, सेल। हमारा क्या है, सेल स्मॉलेस्ट यूनिट। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। हर एक सेल का उसका एक अपना उसके कुछ सर्टेन फंक्शंस होते हैं। हर एक सेल का अपना एक काम होता है। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो न्यूट्रिशन करती हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट करती हैं, कुछ एक्सक्रीशन करती हैं और कुछ रिप्रोडक्शन करती हैं। टू परफॉर्म दीज फंक्शंस द सेल नीड एनर्जी। ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सेल को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सेल को ज़रूरत होती है एनर्जी की। सेल को अपना काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की। जब एनर्जी होगी तो सेल अपना काम करेगी, और जब एनर्जी नहीं होगी तो सेल अपना काम नहीं करेंगी। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। बल्कि जब हम कुछ खा रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, कुछ पढ़ रहे होते हैं, हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं, हर वक्त हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की। क्योंकि हर काम हम कैसे करते हैं, एनर्जी से ही करते हैं। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम। पर ये एनर्जी आती कहाँ से है। कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट यू दैट यू शुड ईट रेगुलरली। आप बता सकते हैं आपके पापा आपसे क्यों कहते हैं कि आपको रेगुलरली खाना खाना चाहिए। द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी। उस खाने में होती है एनर्जी विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। और ये एनर्जी तो हमारी बॉडी में चलो खाने के द्वारा पहुंच गई। अब ये एनर्जी हमारी बॉडी से कामों में निकलती कैसे, जैसे हमें खेलना है, कुछ भी काम करना है, तो वो एनर्जी बाहर कैसे आएगी, वो आती है रेस्पायरेशन की मदद से। आगे देखते हैं।
Therefore, all living organism respire to get energy from food. इसलिए हर सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रेस्पायर यानी सांस लेते हैं, निकालते हैं, और पूरा प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, वो करते हैं ताकि वो अपने खाने में से एनर्जी का यूज़ कर सकें, ताकि उन्हें एनर्जी मिल सके। ड्यूरिंग ब्रीथिंग, जब हम सांस लेते हैं, वी ब्रीथ इन एयर, हम हवा में सांस लेते हैं। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, आप सबको पता है एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, एयर में जो ऑक्सीजन होती है वो हम अंदर लेते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हमारी बॉडी से क्या बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्यों निकलती है, कैसे निकलती है, हमने ली तो ऑक्सीजन है, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकल रही है, ये सब अभी हम आगे पढ़ेंगे। द एयर वी ब्रीथ इन द रेस्पिरेशन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी अल्टीमेटली टू ईच सेल, जो एयर हम लेते हैं वो कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाती है, हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाती है, और सारी सेल्स में। इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, सेल्स के अंदर, अब हमने जो ऑक्सीजन ली वो सेल्स के अंदर पहुंच गई, अब वो ऑक्सीजन जाकर क्या करेगी, फूड का ब्रेक डाउन करती है, जो फूड होता है उसको ब्रेक करती है, तोड़ती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ फूड इन द सेल्स इज with the release of energy is called cellular respiration. The process of breakdown of food ब्रेक होने के प्रोसेस को इन द सेल के अंदर with the release of energy, और एनर्जी निकालने के, और साथ में एनर्जी भी निकलती है, इस प्रोसेस को कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। एक बार समझाते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है। ऑक्सीजन हमने इनहेल की, यानी अपने अंदर को हमने ऑक्सीजन ली, सांस लिया, अब वो ऑक्सीजन हमारी सेल्स में पहुंच गई, अब उसने जाकर क्या करा, हमारे फूड को ब्रेक डाउन यानी तोड़ दिया। अब वो जो फूड का उसने ब्रेक डाउन करा उसको, और ब्रेक डाउन करने से जो एनर्जी बाहर निकली उसको क्या कहते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड का ब्रेक डाउन होता है सेल्स के अंदर और एनर्जी निकलती है, उसको कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। आगे देखते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता कहाँ पर है, सेल्स में होता है सारे ऑर्गेनिज्म की। इन द सेल द फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। सेल के अंदर अभी हमने कहा ऑक्सीजन जाकर क्या करती है, फूड को ब्रेक करती है। जैसे कि ग्लूकोज होता है हमारी सेल के अंदर, फूड क्या होता है, ग्लूकोज, वो उसको तोड़ देती है, किस में तोड़ देती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तोड़ देती है। काय में तोड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। अभी आगे और देखते हैं। When breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, जब ग्लूकोज टूटता है, काय के यूज़ से, ऑक्सीजन की हेल्प से जब ग्लूकोज टूटता है तो उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेक हो जाने को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। फूड बिना ऑक्सीजन के भी ब्रोक हो सकता है। दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। जहाँ बिना ऑक्सीजन की हेल्प के फूड ब्रेक डाउन होता है, खाना टूटता है, उसको कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी, और फूड का टूटना ही एनर्जी निकालता है। ऑक्सीजन हमने ली, वो हमारी सेल्स में गई, उसने जाकर फूड को तोड़ दिया, और फूड के तोड़ने के, और जब फूड टूटता है, जब फूड ब्रेक डाउन होता है, जब ही एनर्जी रिलीज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल लेते हैं, जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो हम क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या होता है, ग्लूकोज होता है फूड, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो ब्रेक डाउन हो जाता है। किसमें को, कार्बन डाइऑक्साइड में को, वाटर में को, और एनर्जी में को। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर को निकाल देते हैं, वाटर जो हमारी बॉडी में होता है वो भी वेस्ट की तरह बाहर निकल जाता है, और एनर्जी जिसको हम यूज़ कर लेते हैं। ओके, आगे देखते हैं। You know that there are some organisms such as yeast that can survive in absence of air. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे कि ईस्ट, क्या, ईस्ट, ये बिना एयर के, बिना हवा के भी रह सकते हैं। दे आर कॉल्ड एनेरोब्स। इनको एनेरोब्स कहते हैं। अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था एनेरोबिक रेस्पिरेशन,
वो इन एनारोब्स के अंदर ही होता है। हमने पढ़ा था एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, बिना ऑक्सीजन के भी ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है। तो वो किस में होता है, वो एनारोब्स में ही होता है जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन, इन्हें एनारोबिक रेस्पिरेशन से ही एनर्जी मिलती है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू, बिना ऑक्सीजन के यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में ऑक्सीजन नहीं होती है और ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है। पर इस बार ग्लूकोज, पहले जब एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज किस में टूट रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज किस में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी तो होते हैं पर वाटर नहीं, अल्कोहल। ठीक है, आगे देखते हैं। आवर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिकली, हमारे जो मसल के सेल्स होते हैं यानी हमारा जो मांस होता है, मसल्स के सेल्स जो होते हैं वो एनारोबिकली रेस्पायर कर सकते हैं, यानी कि बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पायर कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, बट बहुत छोटे से टाइम के लिए। विद देयर इज़ टेम्पोररी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, व्हेन देयर इज़ टेम्पोररी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, जब हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होती है। जब कब होती है हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की कमी, जब हम ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं या फिर फास्ट रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं कुछ घंटों के लिए, और हैवी वेट लिफ्टिंग या हम ज़्यादा भारी कोई चीज़ उठाते हैं। द डिमांड फॉर एनर्जी इज़ हाई, तो उस वक्त हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो अब हमारी ब्रीथिंग तो नॉर्मल चल रही है तो हम तो उतनी एनर्जी रिलीज़ कर सकते हैं जितनी हम नॉर्मली करते हैं। तो उस वक्त हमारे मसल्स क्या करते हैं, एनारोबिकली यानी बिना ऑक्सीजन के क्या करते हैं, बिना ऑक्सीजन के एनर्जी बनाते हैं। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज़ लिमिटेड, पर ऑक्सीजन की सप्लाई तो लिमिटेड है, अभी हमने बताया। द एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी, इसलिए एनारोबिकल रेस्पिरेशन होता है हमारे मसल्स में। कैसे होता है देखते हैं। जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस मतलब मौजूद ना होना, ऑक्सीजन की एब्सेंस में यानी जब ऑक्सीजन नहीं होती है तो काय में को टूट जाता है। जब ऑक्सीजन थी तो काय में टूट रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। अब जब एब्सेंस यानी अब जब नहीं है ऑक्सीजन तो अब काय में टूट रहा है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, काय में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। आगे देखते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वाई यू गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज, जब हम बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स में दर्द होता है, क्रैम्प्स होते हैं। क्यों होते हैं, द क्रैम्प्स अकर व्हेन मसल सेल्स रेस्पायर एनारोबिकली, ये जब ही होते हैं जब हम ज़्यादा कोई वैसा काम कर लेते हैं जैसे लाइक ये रहा हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, इस तरह का कोई काम कर लेते हैं तो हमारे मसल्स एनारोबिकली एनर्जी बना लेते हैं, यानी बिना ऑक्सीजन के क्या बना लेते हैं, एनर्जी बना लेते हैं। इसीलिए हमारे मसल्स में क्या होता है, दर्द होता है बाद में। द पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज क्या बना लेता है, लैक्टिक एसिड बना लेता है। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल क्रैम्प्स, वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और अ मसाज, और हमें इससे सुकून कैसे मिलता है, या तो हम हॉट वाटर से नहा लेते हैं या मसाज से। कैन यू गैस वाई इट इज़ सो, आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है कि अगर हमारे मसल में क्रैम्प्स होता है तो हम हॉट वाटर से क्यों नहाते हैं या हम मसाज क्यों लेते हैं। हॉट वाटर बाथ और अ मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, अगर हम हॉट वाटर की बात लेते हैं या मसाज करते हैं तो उससे हमारा ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल इंक्रीजेज, और हमारे मसल के सेल्स को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलने लगती है। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जब ऑक्सीजन उस वक्त ज़्यादा मिलने लगती है तो जो लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में बना था, जब ऑक्सीजन नहीं थी तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में टूटा था ना, तो अब जो लैक्टिक एसिड था वो फर्दर टूट जाता है, काय में को टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में को टूट जाता है। इसीलिए हम हॉट वाटर बाथ लेते हैं या फिर मसाज लेते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है, ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना। ठीक है, जो हम सांस लेते हैं नॉर्मली उसको कहते हैं ब्रीथिंग। क्लोज योर नॉस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट अ वॉच, अपनी नाक और मुंह को टाइटली बंद कर लो और अपनी वॉच की तरफ देखो।
वॉट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद आपको कैसा लगेगा, ये आप नोटिस करो। हाउ लॉन्ग वर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज, कितनी देर तक आप अपनी नाक और मुंह को बंद कर पा रहे हो। नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रीथ, उस टाइम को नोट करो जितनी देर तक आप अपनी सांस रोक पा रहे हो। सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीथिंग, आपको ये बात पता चल जाएगी कि आप ज़्यादा टाइम बिना सांस लिए नहीं रह सकते, ज़्यादा टाइम हम बिना सांस लिए नहीं रह सकते। ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीथिंग का मतलब होता है ऐसी एयर लेना जिसमें ऑक्सीजन होती है और ऐसी एयर बाहर निकालना जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी सांस लेना ऑक्सीजन लेना और सांस बाहर निकालना जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, इसी को कहते हैं ब्रीथिंग। सांस लेना और बाहर निकालने को कहते हैं ब्रीथिंग, यानी ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, उसको कहते हैं ब्रीथिंग। आगे देखते हैं, विच इज़ विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और ये जो हम सांस लेते हैं बाहर निकालते हैं ये किसके हेल्प से होता है, हमारे अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं उनकी हेल्प से। आगे देखते हैं, द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। ऐसी एयर लेना जिसमें यानी ऑक्सीजन अपनी बॉडी में को लेना, सांस जब हम लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं अपनी बॉडी में को, उसको कहते हैं इनहेलेशन। सांस के ज़रिए ऑक्सीजन अपने अंदर लेने को कहते हैं इनहेलेशन। एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन, और ऐसी एयर बाहर निकालना जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको कहते हैं एक्सहेलेशन। यानी सांस लेने को कहते हैं इनहेलेशन, सांस बाहर करने को कहते हैं एक्सहेलेशन। सांस लेते वक्त हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो हो गया इनहेलेशन, सांस जब हम बाहर निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हो गया एक्सहेलेशन। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच गोज़, ये एक कंटिन्यूस यानी लगातार होता रहता है, लगातार होने वाला प्रोसेस है। ऑन ऑल टाइम, जो हर वक्त होता रहता है। एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और किसी हर ऑर्गेनिज्म की पूरी ज़िंदगी होता ही रहता है ये। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट क्या होता है, जितनी बार एक पर्सन एक मिनट में सांस लेता है उसको कहते हैं ब्रीथिंग रेट। जितनी बार एक पर्सन एक मिनट में सांस लेता है उसको कहते हैं ब्रीथिंग रेट। ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस ऑल्टरनेटली। ब्रीथिंग में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों आ गए, यानी सांस लेना और निकालना दोनों आ गए। एक मिनट में हमने जितनी बार ये करा, जितनी बार हमने ब्रीथिंग की उसको कहते हैं ब्रीथिंग रेट। अ ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। ब्रीथ का मतलब एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन, एक बार सांस लेना फिर निकालना, फिर लेना फिर निकालना कंटिन्यूअसली। वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीथिंग रेट, क्या आपको अपना ब्रीथिंग रेट निकालना है। डू यू वॉन्ट टू नो वेदर इट इज़ कॉन्स्टेंट और इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी। क्या ये मतलब हर वक्त जब भी हम अपना निकालेंगे ब्रीथिंग रेट, क्या ये हमेशा कांस्टेंट रहता है या हमारे ऑक्सीजन की ज़रूरत पर बेस होता है, या ये हमारी ऑक्सीजन की ज़रूरत पर बेस होता है। जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग, वॉकिंग या कुछ भी ऐसा काम जिसमें हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है तो हमारा ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है, इसलिए हम तेज़ तेज़ सांसें लेते हैं। और जब हम कुछ नहीं करते हैं तो हम नॉर्मल सांस लेते हैं, तो इसलिए हमारा ब्रीथिंग रेट हम पर डिपेंड होता है कि जब हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी तो हमारा ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा, और जब एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होगी तो हमारा ब्रीथिंग रेट नॉर्मल रहेगा। लेट अस फाइंड आउट बाय डूइंग इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में देख लेते हैं। जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीथिंग, हाउएवर इफ़ यू ट्राई यू कैन काउंट योर रेट ब्रीथिंग रेट। आप अपना ब्रीथिंग रेट काउंट कर सकते हैं। ब्रीथ इन एंड आउट नॉर्मली, आप नॉर्मली ब्रीथ इन करो, ब्रीथ आउट करो, यानी सांस लो और बाहर निकालो। फाइंड आउट हाउ मैनी टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट इन अ मिनट, और फिर बताओ कि एक मिनट में आपने कितनी बार सांस ली और निकाली। डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम्स एज यू एक्सहेल्ड, जितनी बार हमने सांस अंदर ली होगी उतनी बार हमने बाहर भी निकाली होगी। नाउ काउंट योर ब्रीथिंग रेट, नंबर ऑफ ब्रीथ मिनट आफ्टर ब्रिस्क वॉल एंड आफ्टर रनिंग। कुछ देर दौड़ लगाओ और फिर उसके बाद अपनी क्या निकालो, ब्रीथिंग रेट निकालो। रिकॉर्ड योर ब्रीथिंग रेट एज सून एज फिनिश और ऑल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट। रेस्ट करने के बाद आप अपना ब्रीथिंग रेट निकालो। टेबुलेट योर फाइंडिंग एंड कंपेयर योर ब्रीथिंग रेट अंडर डिफरेंट कंडीशंस दोज योर क्लासमेट्स। फिर आप वो ब्रीथिंग रेट अपना निकालो, अपने क्लासमेट का निकालो, अलग अलग एक्टिविटीज़ करवा कर और फिर मैच करो कि सबका ब्रीथिंग रेट सेम है।
फ्रॉम द अबव एक्टिविटी यू मस्ट हैव रियलाइज दैट वेन एवर अ पर्सन नीड्स एक्स्ट्रा एनर्जी, जब किसी पर्सन को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है यानी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है तो ब्रीथिंग रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ही और शी ब्रीथ फास्टर, ब्रीथिंग फास्ट होने लगती है। एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाई टू अवर सेल्स, और इसके रिजल्ट में क्या होता है, जब हम तेज़ ब्रीथिंग करते हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे मसल्स को मिल जाती है। इट स्पीड्स अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज़ रिलीज्ड, जब ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो ये ज़्यादा ब्रेक डाउन ऑफ फूड करेगी और हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, और जो काम हम कर रहे हैं रनिंग वॉकिंग ये सारे काम हम आसानी से कर पाएंगे। डज दिस एक्सप्लेन वाई डू वी फील हंग्री आफ्टर अ फिजिकल एक्टिविटी, इसीलिए हमें भूख लगती है कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद, क्योंकि हमारी सारी एनर्जी क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। व्हेन यू फील ड्राउसी डज योर ब्रीथिंग रेट स्लो डाउन, डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन, जब हम ड्राउसी होते हैं यानी जब हम नींद में होते हैं तो हमारी बॉडी का जो ब्रीथिंग रेट होता है वो थोड़ा स्लो होता है और हमें सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं। हम हमारा पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हाउ डू वी ब्रीथ, हम सांस लेते कैसे, हमने पढ़ लिया हम सांस लेने को कहते हैं इनहेलेशन, निकालने को एक्सहेलेशन, इस पूरे प्रोसेस को ब्रीथिंग, और 1 मिनट में जितनी बार हम सांस लेते हैं वो होता है क्या, ब्रीथिंग रेट। और ब्रीथिंग रेट हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट यानी हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू वी ब्रीथ, हम ब्रीथ यानी सांस हम लेते कैसे हैं। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, पढ़ते हैं ब्रीथिंग कैसे होती है। नॉर्मली वी टेक एयर इन एंड थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स, हम एयर कैसे लेते हैं, अपने नॉस्ट्रिल्स से, अपनी नोज से लेते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर इट पासिस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स इनटू द नेसल कैविटी, जब हम एयर लेते हैं तो हमारी नोज से कहाँ पहुँच जाती है, नेसल कैविटी में। नेसल कैविटी विंड पाइप यानी जहाँ जो हमने सांस लेते हैं फिर सांस नाक से हमारे कहाँ जाता है, पाइप में जाता है, जिसको कहते हैं नेसल कैविटी। फ्रॉम द नेसल कैविटी द एयर रीचेज टू अवर लंग्स, नेसल कैविटी से एयर कहाँ पहुँचती है, हमारे लंग्स में। थ्रू द विंड पाइप, किसकी हेल्प से, विंड पाइप की हेल्प से। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, और लंग्स कहाँ पर होते हैं, चेस्ट कैविटी यानी चेस्ट में होते हैं। द चेस्ट इज़ सराउंडेड बाय अ रिब्स ऑन द साइड, और जो हमारा चेस्ट होता है, जो कि कैविटी होती है चेस्ट कैविटी, ये कैसे सराउंडेड होती है, इसके दोनों तरफ क्या होते हैं, ये पूरी चारों तरफ से रिब्स से सराउंडेड होती है, रिब्स। अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम, और एक बड़ी सी मस्कुलर शीट होती है जिसको कहते हैं डायफ्राम। ये सब हम एक बार डायग्राम में देख लेते हैं जी। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए ये हमने नॉस्ट्रिल से हमारी एयर ली, ये पहुँच गई यहाँ पर नेसल कैविटी में, फिर यहाँ से ये पहुँच गई यहाँ विंड पाइप में, विंड पाइप से ये यहाँ आई अंदर, और ये पहुँच गई है हमारी, ये जो दिख रहे हैं ना ये सारे इस तरह से, ये क्या है, सारे लंग्स में पहुँच गई है। और ये लंग्स कैसे कवर होते हैं, ये जो होते हैं ये ऐसे करके जो बने हुए हैं, ये हैं रिब्स से प्रोटेक्टेड होते हैं एक तरह से ये। और ये जो नीचे को इस तरह से बना हुआ होता है मसल का एक पार्ट, इसको कहते हैं डायफ्राम। ओके, ये जो है इसके अंदर ये है हमारे लंग्स, ये हैं रिब्स, और ये है हमारा विंड पाइप, ये है हमारा नेसल कैविटी। गॉट इट एवरीवन? आगे देखते हैं। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज, ब्रीथिंग में क्या आता है, डायफ्राम का मूवमेंट आता है, यानी जब हम सांस लेते हैं या निकालते हैं तो जो हमारा डायफ्राम, जो अभी हमने नीचे को दिखाया था, नीचे को जो होता है वो डायफ्राम मूव करता है, एंड द रिब केज, और रिब केज मूव करता है। अभी कैसे होता है देखते हैं। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड एंड डायफ्राम मूव्स डाउन, जब हम सांस लेते हैं यानी जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस अंदर को लेते हैं, जो हमारे रिब्स हैं, रिब्स अभी हमने क्या बताए थे, जो हमारे लंग्स के चारों तरफ मौजूद होते हैं, ये जो हमारे लिप्स हैं ये ऊपर और बाहर की तरफ मूव करते हैं, यानी ये थोड़े फैल जाते हैं। एंड डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, और डायफ्राम थोड़ी नीचे की तरफ झुक जाता है। ऐसा होता क्यों है, ताकि जगह ज़्यादा हो जाए हमारी ऑक्सीजन अंदर लेने के लिए। ये रिब्स बाहर की तरफ को फैल जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, और हमारा डायफ्राम ऐसे ऊपर को उठा हुआ था वो भी नीचे की तरफ हो जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एयर अंदर जा सके। दिस मूवमेंट इंक्रीजेज द स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेज इनटू द लंग्स, ज़्यादा स्पेस बनाती है चेस्ट कैविटी में, और ताकि एयर हमारे लंग्स में जा सके।
द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर, फिर लंग्स क्या होते हैं, पूरी एयर से भर जाते हैं। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, फिर होता है एक्सहेलेशन, जब एयर हमारे लंग्स तक पहुंच गई फिर हम उस एयर को बाहर निकालते हैं। जब हम एयर को बाहर निकालते हैं, रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड, जो रिब्स होते हैं वो नीचे की तरफ झुकने लगते हैं और अंदर की तरफ होने लगते हैं, यानी एक तरह से जगह कम करने लगते हैं। वाइल डायफ्राम मूव्स अपवर्ड टू इट्स फॉर्मर पोजीशन, और डायफ्राम भी जो नीचे को हुआ था डायफ्राम वो भी ऊपर को होने लगता है अपनी नॉर्मल पोजीशन में। दिस रिड्यूसेस द साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड एयर पुशेस आउट ऑफ द लंग्स, इससे क्या होता है हमारी चेस्ट कैविटी का साइज कम हो जाता है और एयर सारी बाहर निकल जाती है। दिस मूवमेंट इन अवर बॉडी कैन फेल्ट ईजिली, ये बहुत ईजिली होता है हमारी बॉडी में। टेक अ डीप ब्रेथ, एक लंबी सांस लीजिए। कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन, और अपना हाथ अपने एब्डोमेन पर रखिए। फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन, व्हाट डू यू फील, और फिर उस मूवमेंट को फील कीजिए, हमें क्या फील होगा। आफ्टर लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीथिंग देयर आर changes in the size of the chest cavity, children got involved in the chest expansion competition. Everyone was boasting that he or she could expand it maximum. How about doing this activity in the class, यानी कि एक एक्टिविटी आपकी क्लास के सारे बच्चे कितना ज़्यादा चेस्ट को बड़ा कर सकते हैं जब हम सांस लेंगे और कितना ज़्यादा कम हो सकता है जब हम सांस बाहर निकालेंगे, यही है। आगे देखते हैं। सो एक्टिविटी 6.4 से पहले हम पहले ये समझ लेते हैं एक बार और। देखो, जब हमने एयर अंदर ली, जब यहाँ एयर आई तो ये जो रिब्स थे ये क्या हो गए, बाहर की तरफ को फैलने लग गए, ऊपर की तरफ को और बाहर की तरफ को फैलने लग गए। ये जो डायफ्राम था ये नीचे की तरफ को झुकने लग गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एयर यहाँ पर आए और हमारे लंग्स में पहुँच जाए इन्हेलेशन के टाइम, जब हम हवा एयर अंदर लेते हैं। फिर उसके बाद जब लंग्स तक हमारी एयर पहुंच गई उसके बाद होता है एक्सहेलेशन, एयर बाहर निकलती। जब एयर बाहर निकलती है, अब तक तो एयर ऐसे करके आ रही थी, अब एयर जा रही है बाहर, तो ये जो डायफ्राम था ये नीचे आ गया था ना, ये भी अपनी नॉर्मल पोजीशन में ऊपर जाता है। रिब्स भी अंदर और नीचे की तरफ आने लगते हैं इस तरह से, इसको कहते हैं एक्सहेलेशन, यानी सब चीज़ चेस्ट हमारा छोटा हो जाता है और सारी एयर बाहर निकल जाती है आराम से। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये टॉपिक हम कवर करेंगे अपने पार्ट 2 में। अब तक हमने कहाँ तक पढ़ा है कि हम इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारी एयर किस तरह से कहाँ जाती है। सबसे पहले हम जब इनहेल करते हैं तो हमारी नोज़ से हमारे नेसल कैविटी में जाती है, फिर हमारे लंग्स में जाती है। जब एयर जाती है तो रिब्स बड़े और चौड़े हो जाते हैं, डायफ्राम नीचे की तरफ हो जाता है। फिर जब एयर लंग्स तक पहुँच जाती है और फिर वो बाहर निकलती है तो जो हमारे रिब्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं, यानी पतले और छोटे हो जाते हैं, और जो हमारा डायफ्राम नीचे पहुंच जाता है वो भी ऊपर आ जाता है और एयर बाहर निकल जाती है। अब हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, हम बाहर क्या निकालते हैं। तो इस टॉपिक को कवर करेंगे हम अपने पार्ट 2 में। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू बच्चों।